सभी छात्रों को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का इतिहास का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना भाग 4 इस बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। अभी आप देखिए, ये भारतीय नील का पौधा है। इस नील का सबसे ज़्यादा यूरोप और इंग्लैंड में मांग क्यों थी? जैसा नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में आता है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों के रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग करते थे। उस समय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में जाती थी, कारण कीमत ज़्यादा थी और इसलिए यूरोपियों को बैंगनी और नीले रंग बनने वाले, जैसा कि ओड नामक जो पौधा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ओड नामक पौधा, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। और ये पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में आता है और उसकी चमक भारतीय नील जैसी उसकी चमक नहीं थी। तो आपने दोनों भी प्रकार के पौधों को देखा, लेकिन 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिकरण होने के कारण, जैसा कि 1750 के बाद, तो भारतीय नील का सबसे ज़्यादा मांग वह होने लगी, क्योंकि भारतीय नील की चमक ये सबसे, जैसा कि वह वोड नामक पौधे की नील से जो रंग बनाया जाता था, नील बनाई जाती थी, उससे ज़्यादा उसकी चमक थी। और 17वीं सदी में भारतीय नील पर पाबंदी उठाई और इसके कारण भारतीय नील की मांग यूरोप और इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो हमने ये दो पौधों के बारे में यह देखा। अभी आप देखिए, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी ऐसी क्या थी? क्या वो भारत के नील के उद्योग में सबसे ज़्यादा उनको ऐसी क्या दिलचस्पी थी? जैसा यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील खेती के बढ़ाने के रास्तों को ढूंढना शुरू किया। जैसा हमने देखा कि इंग्लैंड में 1750 में औद्योगिक क्रांति होने के बाद वहाँ पर कपड़ा उद्योगों में बड़े पैमाने पर एक मशीन आ गई। मशीन पर कम समय में कपड़ा बनने लगा और उसके लिए ये जो वोड नामक पौधे से जो नील बनाई जाती थी, उसकी चमक इतनी नहीं थी। वह बेजान और ज़्यादा उसकी चमक न होने के कारण भारतीय नील की सबसे ज़्यादा मांग थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। जैसा कि 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद नए नए प्रकार की मशीनरी आ गए, नए उद्योग स्थापित होने लगे और कपड़ा रंगाने के लिए भारतीय नील की सबसे ज़्यादा वह मांग बढ़ने लगी और उसका उत्पादन करने के लिए जो क्षेत्र था भारत का, वो था बंगाल का। अब बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजार में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, यानी नहीं के बराबर था। लेकिन 1810 के बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो सकी थी। कई सारी पाबंदियां नील के ऊपर यूरोप में और ब्रिटेन में लगी हुई थी, वो भी हटा दी गई थी और जिसके कारण भारतीय नील का हिस्सा लगभग 95% वह इंग्लैंड में उसकी मांग बढ़ रही थी। 95% इतनी नील यूरोप और इंग्लैंड के अंदर जाती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय नील का इंग्लैंड अथवा यूरोपीय देशों में कितना महत्व था। भारत में जो कंपनी के अफसर ने नील की खेती में पैसा लगाया, अब जब किसी प्रकार के उद्योग स्थापित होते तो उस पर आधारित अन्य उद्योग जो है उनको भी चेतना और प्रेरणा मिलती है। अब कपड़ा जैसा कि मैनचेस्टर में तैयार होता था, लेकिन रंगने के लिए नील, जैसा वहाँ जो कैरिबियन द्वीप थे वहाँ भी उन्होंने फ्रांसीसियों के जो बागान खेती करने वाले लोग थे उनको जो है उनके विरुद्ध बगावत की थी और जिसके कारण फ्रांस ने सबसे पहले दास प्रथा को, जो अफ्रीकन मूल के वहाँ गुलाम काम करते थे, उस प्रथा को, गुलाम या दास प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। भारत में जैसा जैसा नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि नील की सबसे ज़्यादा मांग यूरोप और इंग्लैंड में थे स्पेशली, और इसके लिए नील का उत्पादन करने के लिए कंपनी के जो अफसर थे उनको उससे ज़्यादा पैसा कंपनी के नील के उत्पादन के अंदर उनको मिलने लगा। जैसा जैसा समय बीतते गया
अधिकारियों ने अपने नील के उत्पादन पर, अपना कारोबार पर उन्हें ध्यान देना शुरू किया। और दूसरा, जो नौकरियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे, उन्होंने नील के उत्पादन पर, बागान उत्पादन पर उन्होंने अपना कारोबार पर उन्होंने ध्यान दिया। अब भारी मुनाफे की उम्मीद ने जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वहाँ के बहुत सारे लोग बागान खेती करने के लिए यहाँ आए। जैसा स्कॉटलैंड के एडबर्ग है, तो वहाँ के लोग नील की बागान खेती करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा था। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे, कंपनी ने नए नए बैंक कर्ज देने को भी तैयार थी। इससे आप समझ सकते हैं कि नील की मांग यूरोपीय और विशेषता इंग्लैंड में कितनी ज़्यादा थी, और किसी भी हालत में उनको भारतीय नील को, उनको कपड़े रंगाने के लिए उसकी उनको आवश्यकता थी। अब यहाँ देख सकते हैं सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। यह अगस्त 1751 स्कुहलदोस्की का वो एक चित्र है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है और वो केवल अपने मालिक के लिए काम करता है। जैसा दूसरे शब्दों में हम उसको वेठबिगार भी कह सकते हैं, और उसमें वो अपने स्वामी के लिए केवल काम करता है। तो यह गुलामी प्रथा थी, और इस गुलामी प्रथा को सबसे पहले यदि किसी ने ख़त्म किया है तो 1792 में दास प्रथा को फ्रांस ने समाप्त कर दिया है। आप यह चित्र देख सकते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबी द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन जो बीट से तैयार करते थे, इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम ने 1791 में बगावत पर उतरे और उन्होंने बागान मालिकों को जलाया और मार डाला। और 1792 में दुनिया का ऐसा उस समय का देश फ्रांस था कि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और जैसा कि हमने देखा, ओर नामक पौधे से जो नील बनाई जाती थी कैरिबियन द्वीप समूह से, वो भी इंग्लैंड और फ्रांस और इटली के अंदर बंद हो गई, और जिसके कारण भारतीय नील की सबसे ज़्यादा मांग यूरोप और इंग्लैंड के अंदर बढ़ी। अब ये नील की खेती कैसे होती थी, हम हालांकि वीडियो जो हमारा आखिरी वीडियो 5 नंबर का, उसमें हम देखेंगे कि नील तैयार करने की प्रोसेस क्या थी। अब उसमें नील की खेती मुख्यतः 2 तरीक़ों से की जाती थी। एक थी खेती नीज खेती और दूसरी थी रैयती खेती। अब ये नीज खेती क्या है? बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, वो एक तरीका था। और दूसरा, या तो वे ज़मीन खरीद लेते थे या ज़मींदारों से ज़मीन को भाड़े पर लेते थे और वहाँ पर मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। तो एक ये तरीका था, तो ज़मीन खरीदना या किसी ज़मींदार से अनुबंध के तौर पर उनसे ज़मीन लेकर उससे उस पर नील का उत्पादन करना। अब जैसा कि नीज खेती की समस्याएं क्या थी, मतलब जो बागान मालिक किसी ज़मींदार से खेती लेकर वहाँ पर नील की खेती करते थे या खुद की खेती होती थी, अब उनके सामने उसकी समस्या क्या थी उसको भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने की समस्या आ रही थी, क्योंकि उन नील खेती करने के लिए उनको उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता थी। जैसा कि बंजर ज़मीन के अंदर नील का उत्पादन पौधा नहीं आता था और वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा आबादी थी और वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे, यानी बागान मालिक जो है उनको। जैसा कि नील के खेती करने के लिए उनको बड़ा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती थी, भूखंड की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह की ज़मीन उनको कहाँ मिलती थी, क्योंकि वहाँ पहले से आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के जो किसान थे उनको हटवा दिया, और जो हटवाने के कारण जो बागान मालिक और दूसरे जो किसान या काश्तकार, इनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तो उपजाऊ ज़मीन ये सबसे पहली समस्या नीज खेती के लिए थी, और ये टकराव की स्थिति कब पैदा हो गई? जब उनकी ज़मीन उन्होंने ज़बरदस्ती छीनना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके बीच में टकराव की। दूसरी नीज खेती की समस्या क्या थी? अब यहाँ पर मज़दूरों का इंतजाम करना इतना आसान काम नहीं था,
कि जिस समय नील की फसल की कटाई होती थी उसी समय जो धान की भी कटाई होती थी, और इसलिए फसल उत्पादन करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता वहाँ भी लगती थी और नील की खेती के लिए भी। अब बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हजारों बीघा पर ये नील की बागान की खेती की जाती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। उसी समय इन नील की खेती की कटाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि नील के खेती करने से जो उनको इतना अधिक पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन बागान मालिक उनको अनुबंध के तौर पर पहले उनको कर्ज पर रकम देते थे, और इसलिए उनकी वो मजबूरी थी। और जैसा कि अगली जो समस्या है, और दूसरा, खाने के लिए उनको फसल को उगाना भी आवश्यक था, जैसा कि धान। हल और बैलों की कमी, आज के जैसे आप जो आधुनिक प्रकार की मशीनरी है उस समय नहीं थी, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर या अन्य मशीनरी नहीं थी, तो निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की जरूरत थी। हल यानी जैसा कि हम मराठी में उसको नांगर बोलते हैं, और बैल आप सभी को पता है। जैसा कि 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे, और बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, तो उसको लगभग 2000 हलों की आवश्यकता पड़ती थी। अभी आप उसमें देखेंगे ये बीघा क्या होता है। जमीन का एक माप ब्रिटिश शासन से पहले, जैसा कि बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने उसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तैयार किया था, मतलब 1/3 एकड़ का 1 बीघा होता था। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। अब ये हल जो है उनको खरीदना, उनका रखरखाव करना, बैलों को रखना, और ये किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उस समय वो धान की खेती करते थे। किसानों को अपने लिए इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों को बैल और हल इनकी आवश्यकता होती थी, और चावल की खेती में ये किसान या मजदूर व्यस्त होते थे, और इसलिए हल और बैलों की कमी के कारण जो है काफ़ी उसका नील के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता था। और दूसरा, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती, ये एक मुद्दा बड़ा है। उसमें जो रैयत थी, वह रैयत में जो आम, जैसा कि जो किसान थे उनके ज़मीन पर वो खेती करना चाहते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, यानी जो किसान होते थे उनके साथ एक करार करते थे, या कई बार वे गांव के मुखियों को भी रैयतों के तरफ से समझौता करने के लिए वो बाध्य करते थे। इसलिए बाध्य करते थे क्योंकि उनको हजारों बीघा जमीन बागान नील की खेती करने के लिए आवश्यक होती थी, और किसान अपनी खेती धान या चावल का उत्पादन करने के लिए रखना चाहते थे, अन्य फसलों का उत्पादन वो लेना चाहते थे, और कई बार किसान आनाकानी करता था। ऐसे समय पर गांव के मुखियों के साथ वो समझौता बागान मालिक करता था। अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा तक वो देते थे कि आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि वैसा ही उनको सरकार को या कंपनी को टैक्स भरने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती थी, और ये बागान मालिक से पैसे लेते थे। कर्जा लेने वाला रैयत अपनी कम से कम 25% जमीन नील की खेती के लिए बागान मालिक को देता था। अब यह बागान मालिक किसानों को क्या देता था? बीज, उपकरण, और जबकि मिट्टी को तैयार करने का काम, मशागत, पूरी खेती की मशागत किसान को या काश्तकार को करनी पड़ती थी। बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा भी काश्तकारों का था। मतलब इनका काम केवल पैसा देना, और बाकी जो काम है, जैसा कि बीज बोना है, फसल की देखभाल करना है, उसको काटना है, फैक्ट्री तक ले जाना है, यह सभी प्रकार का काम काश्तकार और मजदूरों को करना पड़ता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसानों को अपनी ज़मीन का 25% हिस्सा जो अनुबंध के तौर पर बागान मालिक के साथ उसको अनुबंध करना पड़ता था, और उस 25% उसको भाग नील के खेती के लिए देना पड़ता था, और बाकी जो क्षेत्रफल बचता था उस पर चावल या अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता था। लेकिन
उसने पहले से पैसे उस बागान मालिक से लिए होते थे, वह भी पैसा उनको वापस करना होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज फिर मिल जाता था, क्योंकि वो किसान दूसरे किसी के पास ना जाए, बागान मालिक के पास ना जाए, इसलिए वो दोबारा उनके साथ अनुबंध करता था। और इस तरह ये कर्ज का चक्र दोबारा बार बार इसी तरह चलता रहता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, पहले किसानों को लगा कि हमको बागान मालिकों से जो पैसा एडवांस में मिल रहा है, तो उसे जैसा कि उनको कोई उपकरण, बैल, हल या अन्य चीज़ खरीदने के लिए उस पैसों का हमको उपयोग होगा, और उसे वो आकर्षित हो रहे थे। लेकिन नील की खेती करने के दुष्परिणाम भी आगे चलकर उनके सामने आने लगे। जल्दी समझ में आ गया कि व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। उस कर्ज के चंगुल से बाहर निकलना किसानों के लिए मुश्किल हो गया था। नील की कीमत, जो उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी, और उससे वो पैसा लिया हुआ कर्जा वापस करने में किसानों को दिक्कत आती थी, और यह कर्ज का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। अब ये नील की खेती के बाद जमीन की ताकत कम होती थी। अभी जैसा कि नील की खेती में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक बार किसी जमीन में नील का यदि उत्पादन करते थे तो नील की जो ताकत है या प्रतवारी है, अन्य दूसरे किसी फसल उगाने के लिए वो जमीन उपयुक्त नहीं रहती थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों को ही हमें नील की खेती करने के लिए दें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी ज़मीन के अंदर जाती थी, और जिसके कारण ज़मीन की जो मिट्टी है उसकी ताकत बहुत खींच लेती थी, या ताकत बहुत कम होती थी और अनुपजाऊ ज़मीन हो जाती थी, अन्य फसल के लिए वो उपयुक्त नहीं थी। जब नील के कटाई के बाद धान की खेती वहाँ पर नहीं की जा सकती थी, और इसलिए वो त्रस्त था कि वह अपनी ज़मीन बागान मालिक को देना नहीं चाहता था, क्योंकि उतना उसको पैसा भी नहीं मिलता था। जैसा कि हमने देखा, जो बागान मालिक जैसा कि अपनी खेती उनको देनी पड़ती थी, कर्जा उनसे अनुबंध के तौर पर लेना पड़ता था, अपनी ज़मीन का 25% हिस्सा देना पड़ता था। इसके अलावा जो नील के खेती करने के बाद किसान को जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता था, और इसलिए किसान काफ़ी नाराज़ होता था। और जिस समय नील की खेती चलती थी, कटाई होती थी, उस समय धान की भी खेती चलती थी, इसलिए मजदूरों की भी आवश्यकता होती थी और किसानों की भी आवश्यकता होती थी, बैलों की, हल की आवश्यकता होती थी। और यह ज़बरदस्ती बागान मालिक यह हल, बैल, खेती यह ज़बरदस्ती लेते थे, और इससे किसान और अनुबंध के तौर पर जो पहले पैसे दिए जाते थे उससे आकर्षित किसान होकर पैसा लेता था, लेकिन पैसा वापस करने में उसको काफ़ी दिक्कत थी, और जिसके कारण कर्ज के अंदर किसान भी डूबा। अब जैसा कि आप ये चित्र 8 के अंदर आप देखिए, 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए आप देख सकते हैं। शुरुआती दौर में जो नील की खेती होती थी यह बंगाल में ही होती थी। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पुरुष नील के पौधे की कटाई कर रहे हैं, और बाकी काम जैसा कि महिला करती थी वो आपको वीडियो क्रमांक 5 के अंदर दिखाएंगे। खेतों से फैक्ट्री ले जा रहे नील के पौधों के गट्ठरों को आप देख सकते हैं। ये बैल है और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, मजदूर गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर ढोकर ये नील के गट्ठरों को लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का एक चित्र आप देख सकते हैं। अभी हमारा भाग 4 समाप्त होता है, और इसके बाद हम भाग 5 जो है वह भी आपको दे देंगे। धन्यवाद।